अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल्ला ख़ान और ये मेरी 7वीं ओ लेवल की गाइड है और ये है इंग्लिश 1123 के ऊपर। तो ये वाला सब्जेक्ट मैंने दिया था मई जून 2022 में एंड अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर्ड एन ए स्टार। इसकी कहानी बहुत मज़े की है। मैंने प्रॉपर्ली जो इंग्लिश है ना वो बैक इन आई थिंक 9th क्लास में बिल्कुल मतलब कि थोड़ी सी पढ़ी थी शुरू में, 9th क्लास के शुरू में पढ़ी थी इंग्लिश। उसके बाद मैंने इंग्लिश को थोड़ा छोड़ दिया था, बाकी मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पर फोकस करना शुरू कर दिया था। फिर जाके मैंने इंग्लिश जो तैयारी की है पेपर की, वो मैंने की है लिटरली पेपर से 1 हफ़्ता पहले। मुझे पता है ये लोग नहीं मानेंगे लेकिन दिस इज़ ट्रू। लेकिन क्या कहते हैं, इसके अंदर मुझे एक जो फ़ायदा था वो ये था कि मैंने अपनी मम्मा से पढ़ा इंग्लिश। तो मेरी मम्मा एक्चुअली MA इंग्लिश हैं, तो वो ओ लेवल्स को भी पढ़ाती हैं। तो वो मुझे काफ़ी एज हो गया इस बात का कि घर पर ही है एक टीचर, तो वो पूरा दिन मैं उनके साथ पढ़ता रहता था, वो चेक भी करती थी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे नोट्स बनवाए थे। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो नोट्स भी शेयर करूँगा जो कि मुझे लगता है आप लोगों को बहुत फ़ायदा देंगे। अब मुझे ये अंदाज़ा है कि 2024 में मेरे ख्याल से सिलेबस चेंज हो रहा है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी जनरल सी चीज़ है। सिलेबस वगैरह थोड़ा बहुत चेंज हो जाए लेकिन बेसिक जो रूल्स हैं वो नहीं चेंज होते। और अगर आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है तो फिर आप आराम से कर जाते हो। और ये थोड़ी सी जो मैंने कहानी पहले बताई थी, थोड़ी सी मोटिवेशन भी है कि मुझे पता है सिर्फ 1 आधा हफ्ता रह गया जो आपका इंग्लिश का P1 है। तो अभी भी है मौका, अभी भी अगर आप मेरे नोट्स देखोगे, इस वीडियो को फॉलो करोगे तो मेरे हिसाब से आप ग्रेड निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंग्लिश का बेसिकली 2 पेपर्स होते हैं, P1 होता है, P2 होता है। जो P1 है वो राइटिंग होता है मोस्टली, इसके अंदर राइटिंग करनी होती है, राइटिंग पेपर होता है। एक आधा कंपल्सरी क्वेश्चन होता है जो डायरेक्टेड होता है, और एक आपका दूसरा नॉर्मल ऐसे होता है, उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव और ये सारे होते हैं। और एक दूसरा पेपर होता है वो होता है जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन होती है, समरी वगैरह होती है। तो ये 2 पेपर्स होते हैं। ऑब्वियसली इसका पैटर्न वगैरह चेंज होगा तो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन बेसिक ये चीज़ें। तो इंग्लिश की सोर्स क्या इस्तेमाल की जाए? ये जो इंग्लिश है ना थोड़ा सा डिफरेंट सा सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली एक लैंग्वेज है, तो इसकी एक डेफिनेट सोर्स नहीं है। आप हर जगह से लैंग्वेज सीख सकते हो। तो सबसे जो बड़ा मेरे हिसाब से सोर्स है जो जिसने मुझे मतलब कि थोड़ा सा एक अच्छी बेस दे दी थी, वो थी मीडिया में आपके पास बुक्स आ जाती हैं, आपके पास कोई भी राइटिंग हो जाती है, आपके पास क्या कहते हैं गाने आ जाते हैं, आपके पास मूवीज़ आ जाती हैं, TV शोज़ आ जाते हैं, जो कि YouTube वीडियोज़ आ जाती हैं, जो कि पूरी अगर इंग्लिश में देखते हैं तो उससे आपकी जो बेसिक इंग्लिश है ना और इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो अभी आप अभी जो आपका 1 हफ़्ता रह गया, जो भी टाइम रह गया, उसके अंदर आप ज़्यादा इंग्लिश सुनने की कोशिश करें, ज़्यादा इंग्लिश जो भी चीज़ें आप क्या कहते हैं देखते हैं, कोई मीडिया कंज्यूम करते हैं वो इंग्लिश में कंज्यूम करें, ताकि आपको एक बेसिक आपकी बेस बनना शुरू हो जाए। उसके अलावा जो मैंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो सोर्स है जो यूज़ की थी वो बेसिकली थी पास पेपर्स की मार्क स्कीम्स। तो उससे बड़ा बंदे को अंदाज़ा होता है कि यार जो एग्जामिनर है वो बेसिकली आपके आंसर से चाहता क्या है। बेसिकली कैम्ब्रिज के अंदर आपकी लैंग्वेज को भी काफ़ी प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपका कंटेंट भी बहुत मैटर करता है। और जो 3rd सोर्स मैंने इस्तेमाल की है वो है नोट्स। अब जो नोट्स वाला सीन है ना, ये मैं आपको भी शेयर करता हूँ। मेरे पास ये पड़े हैं, इसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे जब हाउ टू अटेम्प्ट पेपर पे जाएंगे हम। तो उसके अंदर जो भी हमने, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स का बताऊंगा, तो मैंने जो यहाँ पर नोट्स बनाए हुए हैं कि आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ये ज़रा एक दफ़ा देख लीजिएगा, आपका इससे काफ़ी अभी हेल्प हो जाएगी। आपका पेपर पैटर्न आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इस्तेमाल करना है, और काफ़ी सारी इसमें अच्छी चीज़ें लिखी हुई मैंने जो मेरे ख्याल से आपको बहुत फ़ायदा देंगी। और मैंने ये भी मतलब पास पेपर्स ही कह सकते हैं इसको, मैंने ये वाली बुक भी यूज़ की है, ये ईयरली वर्क सॉल्यूशंस हैं और ये है रेड स्पॉट की। अब मोस्टली लोग इसको रिकमेंड नहीं करते रेड स्पॉट की बुक्स को, क्योंकि इनमें गलतियाँ वगैरह होती हैं जो भी होता है, लेकिन मुझे ये पर्सनली बुक अच्छी लगी है क्योंकि इसके अंदर एसेस काफ़ी अच्छे लिखे हुए थे। तो मैं कभी ना जैसे बोर हो रहा था रीडिंग करने के लिए मैं बैठता था और मैं इससे ना कोई ऐसे पढ़ लेता था, कोई मतलब कि आपने लेटर पढ़ लिया, कोई आर्टिकल पढ़ लिया, तो उससे भी आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि यार किस तरह लिखना चाहिए आपको। थिंग्स टू कीप इन माइंड, इंग्लिश बेसिकली एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेजेस के अंदर मैंने उर्दू में कहा था कि इट टेक्स टाइम। आपको प्रोग्रेस वाज़ेह नज़र नहीं आता, सामने आपके नज़र नहीं आता, तो आपको लग रहा होगा कि आप इम्प्रूव नहीं कर रहे, लेकिन एक्चुअल में आप इम्प्रूव कर रहे होते हो। तो इट टेक्स टाइम।
आपको थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने एक ऐसे लिखा उसका फ़ौरन जो दूसरे ऐसे लिखेंगे वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ऐसे नहीं होता। आपको 5-6 ऐसे लिखने पड़ेंगे और फिर जाके को आपको, अगर आप पहले और छठे को कंपेयर करेंगे तब जाके आपको शायद थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नज़र आए। तो ये इंग्लिश का मतलब किसी भी लैंग्वेज के अंदर ये होता है। और दूसरी बात इसके हवाले से ये है कि इसका यह मतलब भी नहीं कि आप पागलों की तरह ही करते रहें पेपर, कि आप 12-12 पेपर कर रहे हैं बैठ के, ये भी सीन नहीं होता। इट इज़ बेसिकली क्वालिटी और क्वांटिटी। तो आपने क्वालिटी ऑफ द पेपर में जानना है कि आप बैठ के प्रॉपर एग्जाम इन्वायरमेंट में करें पेपर, या आप प्रॉपर टेस्ट की तरह उसको कर रहे हैं और प्रॉपर विजन के साथ करें, अच्छी अपनी 100% दे रहे हैं। और जो आपकी गलतियाँ हो रही हैं जो आप चेक कराएंगे, जो गलतियाँ हो रही हैं उन गलतियों को आपने चाहे वो करना है, इम्प्रूव करना है, मतलब कि उनको आपने मार्क करना है कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है, ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट होती है कि जो आपने गलती की हुई है उसको दोबारा नहीं करना। मैं ये कहना चाहूँगा जो उन लोगों के लिए जो क्या कहते हैं अभी मई जून में अभी 1 हफ्ते बाद अटैम्प्ट करेंगे, CIEs में जाएंगे, तो उनको ये है कि जो आपने पहले ऐसे अटैम्प्ट किए हुए उनकी आप गलतियों को ज़रूर देखें। ये ना करें कि मैंने ऐसे कर लिया, गलतियाँ हो गई, ठीक है अगले ऐसे चलते हैं, ऐसा ना करो। गलतियाँ देखो, उनको इम्प्रूव करो। और मेरे हिसाब से इंग्लिश के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो बेस है ना, बेसिक इंग्लिश जो है, बेसिक ग्रामर हो गए, बेसिक वर्ड्स हो गए, ये आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके ऊपर ही आप बिल्ड कर सकते हैं। ये ना हो कि इस स्टेज पर आके आपकी बेसिक इंग्लिश जो है वो थोड़ी वीक हो, वो थोड़ा फिर काम लंबा हो जाता है ज़्यादा। और आपकी बेसिक इंग्लिश कैसे इम्प्रूव होगी, वो बेसिकली रीडिंग से होती है। मीडिया में मैंने पहले भी बताया था कि आप मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हैं, उससे बेसिकली आपकी वोकेबलरी बढ़ सकती है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा अंदाज़ा हो सकता है। लेकिन जो असल चीज़ है ना वो रीडिंग से समझ आती है। रीडिंग से क्या होता है कि रीडिंग से आपको वोकेबलरी भी बढ़ रही है, आपको इंग्लिश के वर्ड्स भी आ रहे हैं, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आ रहा है, आपको फ्लो का भी पता लग रहा है, आपको ये भी समझ आ रही है कि लिखना कैसे है, किस तरह उसने एक बात को 2 बातों को इकट्ठे कैसे मिलाया हुआ है, पैराग्राफिंग कैसे की हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप किसी और मीडिया के सोर्स से नहीं समझ सकते। सबसे बेहतर वो होता ही है कि आप रीड करेंगे किसी चीज़ को और फिर आपको समझ आएगी कि उसके अंदर रब्त कैसे लाना है। हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। तो पहले आप ऐसा करते हैं, इस पार्ट को हम ऐसा स्ट्रक्चर करेंगे कि मैं आपको पहले बेसिक चीज़ें बता दूंगा जो आपने हर अपनी पीस ऑफ राइटिंग के अंदर इस्तेमाल करनी है। उसके बाद हम स्पेशल जाएंगे, मतलब हम लेटर डिस्कस करेंगे, आर्टिकल डिस्कस करेंगे, और मैं आपको अपने प्रॉपर नोट्स दिखाऊंगा कि उसके अंदर प्रॉपरली लिखा हुआ है कि उस जैसे आर्टिकल है उसके अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेटर है उसके अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक जनरल ओवरव्यू कर लेते हैं कि आपको बेसिकली हर जो भी आप राइटिंग का पीस कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ का ख्याल रखना होता है। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी लोग नहीं करते, मैंने नोटिस किया, वो है यूज़ ऑफ ट्रांजिशनल वर्ड्स। बेसिकली ट्रांजिशनल वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली आपके जो पैराग्राफ है ना उनके अंदर रब्त लाते हैं और वो फ्लो लाते हैं, वो आपके आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं। उनकी वजह से जो आपका पूरा पैराग्राफ है वो एक बहुत रिदम में लगता है और वो फिर रीडर को भी मज़ा आता है पढ़ने का, वो बिल्कुल फ्लो की तरह पढ़ता जाता है। तो ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो भी वो लिख रहे होते हैं ना वो काफ़ी लंबे लिखने के चक्करों में काफ़ी चीज़ें मतलब कि बहुत लॉन्ग और मतलब कि बोरिंग कर देते हैं बेसिकली। तो सबसे ज़्यादा आपने ख्याल रखना है, आपने शॉर्ट एंड क्रिस्प रखनी है अपनी राइटिंग। जो भी आप लिख रहे हैं वो टू द पॉइंट होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा डिटेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट एंड क्रिस्प पढ़ने में मज़ा आए ताकि। और एक और बड़ी गलती करते हैं लोग, वो है रेपिटिशन। एक सेंटेंस आपने एक लफ्ज़ से शुरू कर दिया, अगला सेंटेंस उस सेम लफ्ज़ से शुरू नहीं करना। आपने कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया है अपने पैराग्राफ के अंदर, वो आपकी बाकी जो भी राइटिंग है उसके अंदर दोबारा नहीं आना चाहिए। लोग एक वर्ड पकड़ लेते हैं, उसको बार बार डालते जाते हैं, जैसे एंड हो गया, एंड 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 एंड, ये पर्सनली मैं भी गलती करता था। और देन हो गया, देन ही सेड, शी सेड, ही सेड, शी सेड, इस तरह की गलतियाँ करते हैं। ये आपकी जो राइटिंग है ना उसको काफ़ी इमेच्योर लुक देती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, चेंज करके आप ये भी लिख सकते हैं, शी रिप्लाइड, ही आंसर्ड, इस तरह करके एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बेसिकली बात वही है लेकिन वर्ड्स आपने चेंज कर लिए, उससे आपकी राइटिंग काफ़ी मिच्योर लगेगी। एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जब भी आप कोई राइटिंग शुरू कर रहे हो ना, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पेंसिल लें और साइड पर ना एक रफ ड्राफ्ट बना लें कि आपने इस राइटिंग के अंदर लिखना क्या है। क्योंकि जब आप राइटिंग कर रहे हो साथ साथ सोच रहे हैं कि अब मैंने क्या लिखना है, उसके अंदर वो मज़ा नहीं आएगा, वो मतलब कि प्रॉपर फॉर्मुलेटेड नहीं लगेगा। तो आप साइड पे अगर प्रॉपर्ली लिख लेंगे ना कि यार मैंने क्या किया, इसको किस तरह स्ट्रक्चर करना है, तो वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा उसको फॉलो करना। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंग्लिश के पीछे पड़ जाते हैं, बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो अंग्रेज़ों को ख़ुद भी नहीं पता उन लफ्ज़ों का, वो इस्तेमाल करें।
मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप अपनी वोकेबलरी को सिंपल रखें, सिंपल इंग्लिश पे फोकस करें, कंटेंट पे शॉर्टनेस, क्रिस्पनेस और फ्लो के ऊपर आप ज़्यादा ख्याल रखेंगे ना, तो वो कोई भी बड़े वर्ड से बेहतर है। बल्कि अक्सर आपको बड़े वर्ड्स इस्तेमाल करना ही नहीं आ रहा होता कि वो आपकी जो फ्लो है उसको ही ख़राब कर रहे होते हैं। वो बड़ी अब्रप्ट सी एकदम से एक बड़ा लफ्ज़ आ गया, फिर सिंपल इंग्लिश शुरू हो गई है, फिर एकदम से आपने एक कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ कर लिया, तो वो बड़ा वो लगता है, अननेचुरल सा लगता है। तो कोशिश करें जो आप राइटिंग कर रहे हैं वो नेचुरल रखें। तो ये बेसिक मैंने बातें बता दी हैं जो अटेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी राइटिंग चीज़ आप जो शुरू करें, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, उसके अंदर ये पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली बहुत एक मेच्योर चीज़ बन जाएगी जो एग्जामिनर पसंद करता है। अब हम शुरू करते हैं थोड़ा सा स्पेसिफिक जाना। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 होते हैं ना, P1 का, ऑब्वियसली पैटर्न अगर चेंज हो गया तो फ़र्क चीज़ है। तो उसके अंदर आपको कंपलसरी क्वेश्चन होता है, वो कुछ भी दे सकते हैं। आपके पास 5 ऑप्शन होती हैं इसमें। वो आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर दे सकते हैं, वो आपको रिपोर्ट राइटिंग दे सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग दे सकते हैं, वो आपको स्पीच दे सकते हैं, और वो आपको अकाउंट राइटिंग दे सकते हैं। तो बेसिकली हम इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि इन चीज़ों को आपने लिखना कैसे है। तो पहले हम फॉर्मल लेटर्स की बात कर लेते हैं। तो जो फॉर्मल लेटर्स हैं उनके अंदर आपने कोई शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करनी, आपने कोई स्लैंग्स यूज़ नहीं करनी। कुछ यूज़फुल फ्रेजेस हैं, आप मेरे नोट्स देख सकते हैं अभी, इसमें यूज़फुल फ्रेजेस लिखे हुए हैं। ये फ्रेजेस आप काइंड ऑफ याद भी कर सकते हैं, अपनी राइटिंग के अंदर इंक्लूड भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा फील हो। बेसिकली अननेचुरल नहीं लगने चाहिए, इनको नेचुरली यूज़ करें और ये आपको थोड़ा इजी कर देंगे। उसके अलावा ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने देखनी है कि योर्स फेथफुली कब यूज़ करना है, योर्स ट्रूली कब यूज़ करना है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें ना ये मैटर करती हैं, जिससे आप बात करें उस बंदे पर मैटर करती हैं। तो ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पंचुएशन मार्क्स लोग मतलब कि वो बड़ा काम ख़राब करते हैं कि वो मिस कर देते हैं। तो फॉर्मल लेटर के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। तो ये बेसिकली एक सिंपल इसका वो बना हुआ है फॉर्मूला समझ लो कि भाई रीज़न ऑफ राइटिंग सबसे पहले पैराग्राफ पे अपने रीज़न ऑफ राइटिंग बताना है, दूसरे, तीसरे और चौथे पैराग्राफ में अपने जो बुलेट स्टेटमेंट्स आपको दी हुई है डायरेक्टेड राइटिंग में उनको फॉलो करना है, और जो आखिरी आपका है पैराग्राफ, 5th पैराग्राफ, तो उसके अंदर आपने पर्पस ऑफ राइटिंग बताना है। तो बेसिकली 5 पैराग्राफ्स आपके लेटर के हो जाएंगे। और जो इनफॉर्मल लेटर है ना वो बेसिकली ऑलमोस्ट इसी तरह ही होता है। उसके अंदर बस आप थोड़े बहुत ज़्यादा कैजुअल हो सकते हो, आप थोड़ी बहुत स्लैंग्स यूज़ कर सकते हो, वो थोड़ा ज़्यादा इजी होता है लिखना, तो उसके अंदर इतना मसला नहीं है। ज़्यादा मसला फॉर्मल का ही होता है। तो फॉर्मल के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, इनफॉर्मल के मैं इतने नोट्स नहीं बनाए, वो बड़ा आपको समझ ही आ गई है कि आप जैसे किसी दोस्त से बात करें तो आपने चीज़ों को नेचुरल रखना होता है। तो नेक्स्ट हम आर्टिकल राइटिंग की बात कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक सैम्पल आर्टिकल लगाया हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा पॉज करके, आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि एक आर्टिकल लिखना कैसे होता है। और आगे मैंने रूल्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग भी लिखे हुए हैं कि आपने क्या करना है, टाइटल डेट लिखना ज़रूरी है, इंट्रो हो गया, इंट्रो कैसे लिख सकते हैं हम, कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं, बुलेट टास्क को आपने फॉलो करना है। लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर थोड़ी सी टिप्स दी हुई हैं, तो ये थोड़े से आर्टिकल राइटिंग के नोट्स हैं। तो तीसरी जो हमारे पास आ गई है राइटिंग की फॉर्म, वो है रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आप नोट्स जैसे देख सकते हैं, इसके थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं। इनके अंदर इंट्रोडक्शंस लिखी हुई हैं कि आप किस तरह इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, अपना स्टार्ट कैसे कर सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग। फिर उसके बाद डेवलपमेंट का लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट कैसे करनी है, आपने रिकमेंडेशंस देनी होती हैं रिपोर्ट में। अगर आप किसी को कोई तजवीज़ देना चाह रहे हैं एंड में, तो कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आपने उसको वो बताना है, तजवीज़ देनी है। उसके बाद फिर कंक्लूजन कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये सारी जो राइटिंग्स है ना ये होती है वैसे 5 पैराग्राफ्स की हैं। तो ये आपने ख्याल रखना, जो आप पहला कर रहे हैं ना क्वेश्चन, जो डायरेक्टेड राइटिंग वाला क्वेश्चन है, वो 5 पैराग्राफ्स अपने उसमें लिखने हैं। उसके बाद आ जाती है स्पीच राइटिंग, जो कि मुझे खैर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन चलो अगर आपके पेपर में आ गई तो क्या किया जाए, कंपलसरी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर थोड़े फीचर्स ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं कि आपने क्या इसमें करना होता है। स्पीच में क्या होता है, स्पीच में वेलकम करना पड़ता है ऑडियंस को, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ करना है, आपने ह्यूमर यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं, टिप्स दी हुई हैं, तो इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पे एक वो भी दिया हुआ है, एक बेसिकली सैम्पल स्पीच राइटिंग का, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा लिखनी कैसे स्पीच। और ये जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, तो इनको आप ज़रूर स्क्रीनशॉट लें इनका और यूज़ करें, इनको फ़ायदा होगा आपको। तो बेसिकली जो अकाउंट है ना, अकाउंट भी ऑलमोस्ट रिपोर्ट की तरह ही होता है, उसमें बहुत माइनर फ़र्क होते हैं।
तो अकाउंट भी ऑलमोस्ट एक रिपोर्ट की तरह ही होता है। आप किसी चीज़ को ही बता रहे होते हैं, किसी इवेंट को, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वो भी बेसिकली एक रिपोर्ट राइटिंग की ही लगे उसकी तरह ही है। तो मैंने इन सब के ना एक काइंड ऑफ पैटर्न्स भी बनाए हुए हैं कि यार इनको याद कैसे करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग बेसिकली। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बेसिकली एग्ज़ाम से पहले बनाए थे ताकि मैं जब जा रहा हूँ ना तो ये मैं इनको देखता जाऊँ ताकि मुझे याद रहे पैटर्न्स क्या हैं। तो ये इनफॉर्मल लेटर का लिखा हुआ है या फॉर्मल लेटर का लिखा हुआ है। आप ये कॉपी भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही। आर्टिकल का लिखा हुआ है, रिपोर्ट का लिखा हुआ है और अकाउंट का लिखा हुआ है, और स्पीच एरी एंड में। तो ये सारे पैटर्न्स हैं, आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं कि आपने एंड में क्या करना है और स्टार्ट में क्या करना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है, उसके अंदर भी आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। तो वो जो ऑप्शंस हैं वो असल ऑप्शंस हैं कि उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने क्या अटैम्प्ट करना है और क्या नहीं अटैम्प्ट करना है। मैं ज़रा देखूँ, मुझे खुद भी याद नहीं है। अच्छा, तो आपके पास एक डिस्क्रिप्टिव की ऑप्शन आ जाती है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे की ऑप्शन आ जाती है और स्टोरी राइटिंग ऑप्शन आ जाती है। ये तीन आपके पास एसेज हैं बेसिकली जो आप लिख सकते हैं। 350 से 500 वर्ड्स तक लिखने। अच्छा, जो डायरेक्टेड राइटिंग है वो होती है 200 से 300 वर्ड्स। अब अगर सिलेबस चेंज हुआ हुआ है तो ये नंबर्स भी चेंज हो सकते हैं, तो सिलेबस ज़रूर एक दफ़ा देख लेना। मैं बस जनरल टिप्स दे रहा हूँ। हम डिस्क्रिप्टिव के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। अब सीन ये है कि मैंने पर्सनली मेरे पास टाइम बहुत कम था, जैसे मैंने पहले बताया, मैंने एक हफ्ते में ये सीन किया सारा। तो आर्गुमेंटेटिव जो ऐसे है ना वो मैंने स्किप मार दिया ऑप्शन के ऊपर। तो मैंने सुना है कि जो नया पैटर्न है उसके अंदर इसके ऊपर थोड़ा एम्फेसिस ज़्यादा है, तो उसके ऊपर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आई एम सॉरी टू से। लेकिन डिस्क्रिप्टिव और स्टोरी राइटिंग के अंदर हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो पहले हम डिस्क्रिप्टिव एसेज के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। अब पर्सनली देखा जाए डिस्क्रिप्टिव एसेज जिन लोगों को करने आते हैं वो डिस्क्रिप्टिव एसेज में बहुत कमाल होते हैं, लेकिन जिनको नहीं करने आते हैं वो थोड़ा सा इसको मुश्किल बना देते हैं। जनरली बात की जाए तो डिस्क्रिप्टिव एसेज थोड़े से होते तो डिफ़िकल्ट हैं। उनके अंदर आपको टेक्निक आनी चाहिए उनको करने की। तो डिस्क्रिप्टिव एसेज के अंदर बेसिकली जो बेसिक गोल है आपका वो है आपने एक तस्वीर खींचनी है। यू हैव टू स्केच एन इमेज। आपको बेसिकली आपके जो रीडर है उसके लिए आपने एक बिल्कुल सीन बना देना। बेसिक इसका मकसद ये होता है। अब इस मकसद को हासिल कैसे किया जाए, मज़े की बात है, और इंग्लिश के ऊपर गाइड बना रहा हूँ, उर्दू अच्छी होगी मेरी एनीवेज। तो इसको हासिल कैसे किया जाए, बेसिकली आपने अपनी 5 सेंसेस के थ्रू डिस्क्राइब करना है। जो भी चीज़ आप डिस्क्राइब करें, चाहे वो कोई जगह है, चाहे कोई जो भी चीज़ है वो, तो आपने उसको पहले विजुअली बताना है कि विजुअली वो क्या कैसी लग रही है, क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल कुछ जगह है तो कैसी जगह है, माउंटेनस है, डेजर्टस है, जो भी है, किस तरह का उसका क्लाइमेट कैसा है, क्या आपको नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपने विजुअल बता दी। उसके बाद आपने उस जगह की स्मेल बताई कि आपको क्या किस तरह की स्मेल्स आ रही हैं, क्या वहाँ पर क्या कैसा अरोमा है, तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी स्मेल के थ्रू बता दी। उसके अलावा फिर आप ऑब्वियसली हियरिंग का बता सकते हैं कि किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, बर्ड्स चर्प कर रही हैं, कुछ हो रहा है, गाड़ी ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, जो भी हो रहा है, जो भी सीनरी है आपकी, या जो भी जिस चीज़ को भी डिस्क्राइब करें आपने उसको पहले, फिर ऑडिबल मतलब कि आपको क्या क्या चीज़ें आवाज़ आ रही है उसके थ्रू आपने डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आप क्या कहते हैं टच के थ्रू भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जैसे अगर आप किसी सीनिक एरिया में हैं तो आप वाटरफॉल का जो पानी है वो बहुत ठंडा है, या विंड जो है वो आपको अपनी चीक्स के ऊपर वो फील हो रही है, या आपके बाल उड़ रहे हैं, इस तरह करके आप डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी चीज़ को। उसके अलावा फिर जो आखिरी है वो मोस्टली थोड़ा सा हर जगह वो अप्लाई नहीं होती, वो है टेस्ट। अगर आप किसी रेस्टोरेंट को कर रहे हैं डिस्क्राइब या खाने को, तो आप ऑब्वियसली बता सकते हैं कि किस तरह का टेस्ट आपको आ रहा है। तो ये 5 सेंसेस हैं, इनके ऊपर आपने अपना बताना है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है। आपने बेसिकली कोशिश करना है कि आपका जो रीडर है ना, आप उसको किसी और दुनिया में ले जाएं। जो भी चीज़ आप डिस्क्राइब करें, आप ऐसे रीडर को फील करें कि वो वहाँ पर आपके साथ खड़ा हुआ है और आपके साथ हर चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये इस तरह भी हम अचीव कर सकते हैं कि डिटेल्स के ऊपर आप जाएँ। डिटेल्स पे बजाएं कि जैसे आप किसी गाड़ी को अगर कर रहे हैं तो उसके ऊपर कहाँ स्क्रैच है, वो गाड़ी पे हल्का सा डेंट कहाँ पड़ा हुआ है, उसके अंदर चाबी लगी हुई है, चाबी के ऊपर की चेन कौन सी है, इस तरह की डिटेल्स डिस्क्राइब करें। या अगर आप किसी सीनरी को डिस्क्राइब करें तो आप पहाड़ों की शेप को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप कोई आपको लोग नज़र आ रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या पहने हुए, जो भी डिटेल को आप डिस्क्राइब करेंगे ना, वो फिर बंदे को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती जाती है। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उतनी ज़्यादा क्लियर इमेज वो स्केच कर सकते हैं रीडर। तो डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग।
और जैसे मैंने पहले कहा था कि सिंपल इंग्लिश वाली बात वो डिस्क्रिप्टिव पर इतनी अप्लाई नहीं होती, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको एक बहुत अच्छी वोकैबुलरी चाहिए, एक गुड सेट ऑफ आपके एडजेक्टिव्स आपके पक्के होने चाहिए कि यार आपने किस तरह के एडजेक्टिव्स यूज़ करने हैं। तो वोकैबुलरी डिस्क्रिप्टिव एसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कोशिश करें जब डिस्क्रिप्टिव एसे लिख रहे हैं उसको फ्लो में रखें, रिदम में रखें, कि आप एक पैराग्राफ विजुअल के ऊपर बता रहे हैं, एक पैराग्राफ आप हियरिंग के ऊपर बता रहे हैं। इस तरह करके आपका एक अच्छा सा ऑर्डर बनना चाहिए और अच्छे रिदम में जाना चाहिए आपका ऐसे। बाकी वही बातें होगी, रिपीटेटिव ना हो, शॉर्ट एंड क्रिस्प हो, और आपका जो आप जो चीज़ डिस्क्राइब करें वो हर चीज़ को इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स। जो भी आप चीज़ डिस्क्राइब करें उसको प्रॉपरली आप डिस्क्राइब करें, ताकि जो भी आपका रीडर है उसको प्रॉपर तरीके से वो इमेज नज़र आ सके। और बाकी ये बात है कि डिस्क्रिप्टिव अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपने करनी है तो इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप इस पर इम्प्रूव करेंगे। लेकिन एक दफ़ा आपको समझ आ गई कि लिखना कैसे है तो डिस्क्रिप्टिव लिखने का मज़ा ही कुछ और है। तो अगर अभी एक हफ़्ता रह गया, सिर्फ अभी सोच रहे हो डिस्क्रिप्टिव कभी पहले लिखी नहीं, तब रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन दूसरे लोग जो हैं इनको लगता है कि डिस्क्रिप्टिव वो लिख सकते हैं तो गो फॉर इट, इट्स अ रियली गुड फॉर्म ऑफ राइटिंग। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं स्टोरी राइटिंग। तो लिखना कैसे, आपने बेसिकली जो भी स्टोरी होती है ना 3 एक्ट्स में होती है। 3 एक्ट स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, नॉर्मल, कॉन्फ्लिक्ट, न्यू नॉर्मल। नॉर्मल आपने बेसिकली बताना है कि जो भी आपकी स्टोरी है, जो भी आपका प्लॉट है, उसके अंदर नॉर्मली क्या है, मतलब कि बैकग्राउंड क्या है, शुरू स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसको हम कहेंगे नॉर्मल। उस स्टार्टिंग पॉइंट को चेंज किस तरह करना है आपने किसी भी तरीके से। फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, कोई भी आप स्टोरी लिख रहे हैं उसके अंदर कुछ चेंज आएगा ना, कैरेक्टर के साथ कुछ होगा, उसको कहेंगे हम कॉन्फ्लिक्ट। वो हो गया आपका एक्ट 2। कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ही आपका प्लॉट बनाता है, कॉन्फ्लिक्ट ही आपकी स्टोरी बनाती है, और कॉन्फ्लिक्ट ही स्टोरी के अंदर इंटरेस्ट बनाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट आपने बहुत ध्यान से सोचना है कि आपने क्या चीज़ ऐसी करनी है अपनी स्टोरी में जो कि कॉन्फ्लिक्ट बने। कॉन्फ्लिक्ट पे थोड़ा ख्याल रखना है आपने। फिर तीसरी जो चीज़ है वो होगी न्यू नॉर्मल, 3rd एक्ट। तो न्यू नॉर्मल बेसिकली ये होता है कि जो भी आपका कैरेक्टर है वो उस कॉन्फ्लिक्ट से डील कैसे करता है। या तो वो उस कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम कर लेता है, या उस कॉन्फ्लिक्ट से किसी तरीके से चेंज हो जाता है, या कोई ना कोई इसके अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट आती है। और कैरेक्टर डेवलपमेंट ही न्यू नॉर्मल है कि न्यू चेंज आ गया, अब दैट इज़ द न्यू नॉर्मल, दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट नाउ। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक स्टोरी का, एक स्टोरी को क्रिएट करने का। तो अब इसको हम लिखें कैसे, अब इसको राइटिंग फॉर्म में कैसे करें, तो वो मैंने जैसे पहले बताया कि एक दफ़ा रफ ड्राफ्ट ज़रूर बनाया करो। पर 5 मिनट लगते हैं, लेकिन रफ ड्राफ्ट बना लिया ना तो स्टोरी लिखना बड़ा ईजी हो जाएगा। और मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा प्लॉट वाइज, वो ये है कि टू मच फिक्शन के साथ ना जाओ कि हम स्पेस में चले गए, हमने ये उड़ने लग गए, पता नहीं क्या क्या लोग लिखते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इन चीज़ों को पुल ऑफ करना ना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि स्टे एज क्लोज टू रियलिटी। जो आप छोटी मोटी स्टोरीज है ना, स्टोरी का प्लॉट बड़ा होने से स्टोरी अच्छी नहीं हो जाती। स्टोरी का प्लॉट चाहे छोटा हो, लेकिन आपने उसको अच्छे तरीके से लिखा हो, अच्छी तरीके से बताया हो, तो एक आम बात भी एक बड़ी कमाल कहानी बन सकती है। तो इस चीज़ पर ख्याल रखो, सिंपल प्लॉट पर ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा अच्छा रह जाता है, ईजी हो जाता है थोड़ा। और एक बड़ी मज़े की बात है जो मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ी थी स्टोरीज़ के हवाले से, वो ये है कि स्टोरी बेसिकली कैरेक्टर्स इन अ सिचुएशन है, नॉट अ सिचुएशन ऑन कैरेक्टर्स। बेसिकली इस बात का ये मतलब है कि आपने वेल राउंडेड कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं जो कि आप किसी सिचुएशन में डालेंगे और हर एक कैरेक्टर अपने तरीके से एक्ट करेगा। लोग बेसिकली सिचुएशन को कैरेक्टर्स के ऊपर हावी कर देते हैं। जो स्टोरी होती है वो होती ही हमेशा कैरेक्टर के ऊपर है। ये पहली बात भी मैं ये कह रहा था, प्लॉट डिपेंड नहीं करता, आपका कैरेक्टर डिपेंड करता है कि आपका कैरेक्टर बेसिकली उस कॉन्फ्लिक्ट से डील कैसे करेगा, उस सिचुएशन को डील कैसे करेगा। अब हो सकता है एक बंदा जो है वो डिफरेंटली डील करे, दूसरा बंदा डिफरेंटली डील करे, उन दोनों की कैरेक्टर डेवलपमेंट डिफरेंट होगी, उन दोनों के न्यू नॉर्मल्स डिफरेंट होंगे। तो ये चीज़ें बहुत वो करती हैं, डिपेंड करती हैं। तो जो आपकी कैरेक्टर डेवलपमेंट है ना, इसको थोड़ा ख्याल रखें। कैरेक्टर्स आप अच्छे रियल कैरेक्टर्स बनाएं जो अपनी स्टोरीज़ के अंदर। और एक और चीज़ जो कि आपकी स्टोरीज़ के अंदर जान डाल देगी वो है कोट्स। तो मेरे पास थोड़े नोट्स पड़े हैं कोट्स के, तो ये आप ज़रा देख लें। कोट्स के नोट्स हैं, इन कोट्स को आप देख लें, ये आपको फ़ायदा देंगी। अगर अपनी स्टोरी में आप कोई कोट इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा और आपकी स्टोरी में ना बहुत जान आ जाएगी, मतलब कि काफ़ी ऑथेंटिसिटी आ जाएगी कि हाँ यार इसने बड़ी कमाल स्टोरी लिखी हुई है। और सबसे बेहतर तरीका अपनी स्टोरी राइटिंग इम्प्रूव करने का ये है कि आप शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ें।
आप उनको ब्रेक डाउन करें, कि आप उनका बेसिकली मैंने स्ट्रक्चर बताया ना, उनका देखेंगे यार इसका नॉर्मल क्या है, इसका कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसका न्यू नॉर्मल क्या है। जब आप उन स्टोरीज़ को ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगे ना, तो आपको खुद एक स्टोरी डेवलप करने में बहुत फ़ायदा होगा। और हो सकता है कि आपको जो टॉपिक है स्टोरी वाला वो थोड़ा सा मिलता जुलता आ जाए किसी और जगह से, तो ऑब्वियसली आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बुरी बात नहीं। हर जो आर्टिस्ट होता है, जो भी बंदा होता है, वो किसी और चीज़ से इंस्पिरेशन ही लेता है। तो कोशिश करें शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ें, और इस वजह से मैं ये बुक भी रिकमेंड करता हूँ। इसमें भी स्टोरी राइटिंग की काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं जो लिखी हुई हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं, और उससे आपको काफ़ी क्लियर आइडिया हो जाता है कि लिखना कैसे, आइडियाज़ आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है पेपर 2 कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह का। तो कॉम्प्रिहेंशंस करने का बड़ा सिंपल तरीका है, जो मैंने उर्दू में भी बताया था, कि जो मैंने यूज़ किया था कि पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, और पहले पढ़ो ना, मतलब कि पहले क्वेश्चंस पढ़ो, और साथ साथ पहले क्वेश्चंस पढ़ो, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, और फिर आप आंसर्स को जनरली मार्क कर लो कि हाँ इस एरिया के अंदर मुझे लगता है आंसर है। तो उससे ये होगा आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। और मैंने यही मैं तो बोला भी नहीं जा रहा, रोज़ा लग रहा है मुझे रोज़े में बना रहा हूँ। एनीवेज, तो मैंने यही टिप यूज़ की थी। कॉम्प्रिहेंशन को मैंने बाद में पढ़ा था, पहले क्वेश्चंस पढ़े थे, फिर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ी थी, और वो मार्क शार्क कर लिया था, तो मेरा टाइम काफ़ी बच गया था इस टैक्टिक से। बाकी आपने कॉम्प्रिहेंशन को बहुत फोकस होकर पढ़ना है, बड़ा फोकस होना पड़ता है। ऑब्वियसली बात है, आपको कभी कभी कुछ ट्रिक क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, कुछ डिफ़िकल्ट लगे रीडिंग इन बिटवीन लाइंस भी करना पड़ सकता है आपको, तो वो फिर आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा उस वक्त। जो एक और चीज़ लोग नहीं करते वो ये है कि आप सोचो कि यार जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछ क्या रहा है। पूरा कुछ लोग कहते हैं अपनी तरफ से आंसर लिखाते हैं और एग्जामिनर पूछ कुछ और रहा होता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़ोगे, एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, और उसके हिसाब से आंसर दो। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, खुदा ना खास्ता को एक आधा सवाल नहीं समझ आ रहा है उसको मार्क कर दो, बाद में करो। जो चीज़ें आती हैं वो तो पहले कर लो ना। ये एक वो दो तीन नंबर का होगा पार्ट, और वो नहीं आ रहा होगा तो लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं। अगले भी जो आपके 5-6 पार्ट हैं जो आपको आते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो यार कुछ नहीं होता, पैनिक ना हो, 2-3 नंबर ही हैं, एक आधा पार्ट ही है, उसको करो सर्कल, बाद में एक दफ़ा गो थ्रू करोगे समझ आ जाएगी, कुछ ना कुछ लिख लोगे, लेकिन अगले पार्ट को कर लो ना पहले। तो ये ख्याल रखो। उसके बाद फिर एक चीज़ होती है समरी भी आती है इसके अंदर बेसिकली, तो आपको समरी भी करनी पड़ती है। तो समरी की ये मैंने नोट्स काफ़ी बनाए हुए हैं समरी के, तो आप ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। तो उनकी वर्ड लिमिट जो समरी की है वो 150 से 180 वर्ड्स होती है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन बिटवीन आपको ये जो बेसिकली मैंने लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है कि जो कॉमास के दरमियान, जो ब्रैकेट्स में, जो स्लैश के आगे, वो बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको अपनी समरी में ऐड करने की नहीं ज़रूरत। पैराग्राफिंग आपने नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप एक दफ़ा ये पढ़ लेंगे ना नोट्स, तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी मतलब समझ आ जाएगी कि यार ये लिखनी कैसे है समरी। और इसके अंदर फिर जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पेपर है उसके अंदर वर्ड मीनिंग्स भी आ जाते हैं। अब वर्ड मीनिंग्स यार सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, लक के ऊपर हैं। अगर आपको वर्ड मीनिंग आते हैं तो आते हैं, नहीं आते, उनको एंड के लिए छोड़ा कर। हो सकता है कहीं से कॉम्प्रिहेंशन से कोई हिंट मिल जाए, लेकिन वो उनका आप कुछ नहीं कर सकते, आपको तुक्का ही मानना पड़ेगा। और जैसे मैंने साइंसेस के पेपर में बात की थी, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। जो बिल्कुल आप ये ना सोचो कि इनमें से सही कौन सा है, ये सोचो इनमें से जो गलत सबसे ज़्यादा कौन सा है, जो मतलब कि हो ही नहीं सकता सही, उसको काटते जाओ, जो एंड में आंसर बच जाएगा वो आपका बेस्ट गेस हो जाएगा। और एक और चीज़ होती है मीनिंग एंड इफेक्ट, जो कॉम्प्रिहेंशन के पेपर्स में आता है, जो बड़ा कंफ्यूज करता है, जो कि मुझे भी कंफ्यूज करता था। तो जो मीनिंग होता है ना बेसिकली वो लिटरल मीनिंग होता है, कि जो भी उन्होंने चीज़ लिखी हुई है उसका लिटरल मीनिंग क्या है, उसका असल मानी क्या है, जो मतलब कि ज़ाहिरी मानी है वो लिखना है आपने। और जो अफेक्ट है ना, अफेक्ट बेसिकली आपने लिखना है कि जो उन्होंने लिखा हुआ है उससे सिचुएशन पे या कैरेक्टर पे या किसी और चीज़ पर क्या अफेक्ट आ रहा है, क्या वो मतलब कि पोर्ट्रे क्या करने जा रहे हैं। अब मुझे पता है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, इसका कुछ किया जा नहीं सकता, ये भी थोड़ा सा लक के ऊपर होता है, लेकिन इस पर भी थोड़ा एंड पे रखना, जो मतलब कि एंड में समझ आए लिख देना। की टिप्स, तो इंग्लिश के अंदर कुछ की टिप्स ये हैं कि रीडिंग करो, जो भी बेसिक चीज़ें मैंने पहले बताई हैं उनको फॉलो करो। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्ज़ाम से ना कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि अटैम्प्ट करने का फिर उस वक्त इतना फ़ायदा नहीं रहता। जो अगर आपका 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो अगर आप अभी बैठ के अटैम्प्ट करोगे तो उसके अंदर मुझे कोई इतनी सेंस नज़र नहीं आ रही। उससे बेहतर ये है कि जो आपने पहले भी सारी चीज़ें अटैम्प्ट की हुई हैं उनकी आप गलतियाँ देखो, स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज देखो, इस बुक से बैठ के पढ़ो कि भाई किस तरह लिखनी है चीज़ें। कहीं कोई भी और रिसोर्स आपके पास है, कोई आपका कोई दोस्त है जो कि मतलब अच्छा है इंग्लिश में, उसकी चीज़ें मांग लो, यार मुझे 2-3 एसेज भेज दे मैंने पढ़ने। तो बेसिकली एंड वाला जो फेज़ होता है ना वो लर्निंग फेज़ है, उसके अंदर आप
अगर अटैम्प्ट करोगे ना खुदा खासा ज़्यादा गलतियाँ निकल आई तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो लास्ट फ्यू डेज़ के अंदर अटेम्पशन ना करना। और मैंने नोटिस किया कि लोग इंग्लिश को बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इंग्लिश इतनी ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओवर कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो मुश्किल इंग्लिश लिखेंगे तभी उनके नंबर आएंगे। मैं लिविंग एग्जाम्पल हूँ, मुझे मुश्किल इंग्लिश नहीं आती भाई। मेरा वर्ड मीनिंग्स भी गलत हुए, पता है। कंप्लीट जैसे P2 था मेरा, उसके अंदर मेरे ख्याल से सारी एक आधा वर्ड मीनिंग मेरा सही था, बाकी सारा गलत था। लेकिन मैंने जो चीज़ पर फोकस किया वो अपनी सिंपल इंग्लिश को मैंने लिखा है, बेसिक ग्रामर लिखा है, कोई बड़े अल्फाज नहीं, बस रिदम। भाई रिदम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन बिग वर्ड्स। बड़ी वोकेबलरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिदम है। तो रिदम पर फोकस करो, फ्लो पर फोकस करो। और फ्लो किससे आता है? ट्रांजिशनल वर्ड से। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, यूज़ कोट्स। स्पीच और स्टोरी राइटिंग के अंदर कोट्स इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। एंड दैट वाज ऑल फॉर दिस गाइड। मुझे नहीं पता ये गाइड कैसे बनी है, क्योंकि एक्चुअली मैं सैरी के बाद मेरी एकेडमी होती है, तो मैं एकेडमी के बाद ये बना रहा हूँ, तो मुझे सख्त किस्म का रोज़ा लगा पड़ा है, गला सूखा पड़ा है और मुझे नहीं पता। लेकिन लेट हो रही थी गाइड, तो मैंने कहा यार बस इसको बनाओ, क्योंकि पेपर भी आ रहा है इंग्लिश का। तो थोड़ा बहुत अगर अल्लाह के थोड़ी सी मेसी हो तो मुझे माफ़ करना। बाकी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि यार किसी ना किसी तरीके से जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स रह गए उनको निकाला जाए। तो बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करो और हाँ ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मेरे भी पेपर आ रहे हैं यार, दुआओं की ज़रूरत है। खुदा हाफिज़।